नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स विद एमकेएन पे और मैं महेश कुमार। तो दोस्तों आज डे 7 लेके आए हैं एनटीपीसी टेस्ट सीरीज का या एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का या एनटीपीसी हार्ड क्वेश्चन सीरीज का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मित्र क्वेश्चन से। क्वेश्चन फर्स्ट आपको दिखाते हैं वाइट बोर्ड पे बट ओके मित्र। देखो पहला क्वेश्चन, बस की पे डाउन कर ले मोबाइल का। क्वेश्चन पहला है मित्र, ए एवं बी की वर्तमान उम्रों के मध्य संगत अनुपात 9:10 है। आज से 8 वर्ष पूर्व ए की उम्र के 1/7 भाग एवं उस समय बी की उम्र के 1/4 भाग का अनुपात 1:2 था। आज से 8 वर्ष बाद ए एवं बी की उम्रों का संगत अनुपात क्या होगा? समझो बात को। बात को समझाते हैं। देखो मित्र, सर्दी बहुत पड़ रही है ना। क्वेश्चन देखो, अच्छा कह रहा भैया दो बंदे हैं ए और बी, इनकी जो वर्तमान आयु है जो उसका रेशियो इन्होंने दे रखा है 9:10, 9:10, ये इन्होंने अनुपात दे रखा है। कह रहा 8 वर्ष पूर्व एक बात बोल रहा है, दूसरी बात बोल रहा 8 वर्ष बाद। तो 8 वर्ष पूर्व जो भैया हम किए वो ऊपर लिख लिए हैं, पहले जाएंगे बाद जाएंगे नीचे, कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा था कि ए और बी के जो अनुपात है वो 1/7 भाग का और 1/4 भाग का जो अनुपात है वो अनुपात है 1:2, यानी कि 1/7 का जो 1 भाग है 1/4 का 2 भाग। तो हम अगर इसको बराबर करें, इसके अनुपात से इसमें गुणा कर दें, इसके अनुपात से इसमें गुणा कर दें, चीज़ बराबर हो जाएगी नहीं? अच्छा, गुणा करने के बाद क्या होगा? 1/7 हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा। हर में गुणा करेंगे हो जाएगा 1/8। अरे बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इधर देखो, इधर हो सकता ना दिख रहा हो भाई। देखो मित्र, गुणा जब करेंगे देखो तो 1/7 ये हो जाएगा, और जब इसकी हर में गुणा करेंगे तो ये अनुपात में हो जाएगा 1/8। अरे ये अनुपात है किसका मित्र? ये अनुपात है ए और बी का। या हम ए या बी के अनुपात 1/7 1/8, तो एक एक हटा दें मित्र तो कोई बात बड़े फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए और बी का अनुपात क्या हो जाएगा? 7:8। तो कंक्लूजन मित्र ये निकल के आया कि 8 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात था 7:8। बात समझ आई? तो 8 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा? बस यही क्वेश्चन हो गया फिनिश। देखो 8 साल पहले रेशियो में सेम डिफरेंस है कि नहीं? 2 का। भाई 9 से 2 कम करेंगे 7, 10 से 2 कम करेंगे 8। 8 साल बाद जितना इधर गैप उतना ही तो इधर गैप 8 साल बाद। ये 8 साल पहले, ये 8 साल बाद है, उतना ही तो गैप। अगर इधर 2 साल दोनों में कम हो रहा तो इधर भी 2 साल बढ़ रहा होगा भाई, क्योंकि ये बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा 11 अनुपात ये हो जाएगा 12। 10 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 10 में 2 जोड़ेंगे 12। भाई 2 अनुपात ऊपर कम हो रहा है तो 2 अनुपात इधर बढ़ जाएगा, क्योंकि वर्ष बराबर लेकर चलने। अगर यही जहाँ कह देता कि ये 6 साल बाद क्या होगा, तब बात अलग हो जाती, तब बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये 8 साल है ये 6 साल है। जबकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 8 साल बाद। ओके, बात समझ आई? उम्मीद करते हैं मित्र समझ आई होगी बात। तो इसका ऑप्शन जो है राइट हो गया, सेकेंड ऑप्शन, दूसरा वाला। ठीक, क्वेश्चन दिखाते हैं सेकंड आपको। ओके मित्र, देखो मित्र क्वेश्चन नंबर 2 है। अंडर रूट के अंदर बहुत ढेर सारी वैल्यू दे रखे हैं। क्या वैल्यू है? 350.01 भाग इसको करना है 4.99 से, फिर इसमें ऐड करना है 120.06 और 120.06 को भाग करना है 3.97 से। बात समझ आई? इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए जो उसके नियर अबाउट की वैल्यू होती है उसको क्वेश्चन में कर लिया जाता है। समझ आई बात? नहीं आई? अरे देखो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है मित्र 350.01 लिखा है, तो इसको हम 350 ही लिख लेंगे, सीधे 350। उसके नियर अबाउट की वैल्यू लिख ली जाती है। बात समझ आई? भाग 4.99 लिखा है तो हम भाग में भैया लिख लेंगे इसको 5, 4.99 को सीधे 5 लिख लेंगे। ओके मित्र? अरे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। प्लस
उसके बाद वैल्यू दी है 120.06, जिसको हम लिख सकते हैं 120 भाग, अब ये बताओ इसके बाद क्या वैल्यू दी है 3.97, जिसको हम लिख सकते हैं 4। इसलिए क्वेश्चन बता रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत रेयरली में देखे होंगे भैया, समझ रहे हैं, आया हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी का। अब देखो, अरे अब तो कुछ बचा ही नहीं है, आराम से सॉल्व कर लोगे। 5 से इसको काट दोगे ये हो जाएगा 70, 4 से इसको काट दोगे ये हो जाएगा 30, क्योंकि ये भाग है मित्र। अब बचा भैया क्या, अब बचा अंडर रूट के अंदर 70 + 30, जिसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 100। अब अंडर रूट 100 भैया होता है हमारा 10, जो हमारा हो गया आपका आंसर। अब आंसर ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन में दे रखा है पहला, बात समझ आए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो मित्र, तीसरा क्वेश्चन है पी क्यू एवं आर 3 टंकक हैं जिन्हें 368 पृष्ठ टाइप करना है। पी 8 मिनट में 1 पृष्ठ, क्यू 18 मिनट में 1 पृष्ठ एवं आर 24 मिनट में 1 पृष्ठ टाइप करता है। तीनों मिलकर कितने समय में इन पृष्ठों को टाइप करेंगे, बात समझ आई। पी क्यू आर 3 टंकक है भैया, हर टाइप राइटर जिन्होंने बोला आता है, टंकड़ भी कहीं कहीं लिखा होता है। पी है और क्यू है और मित्र आखिरी है आर। तो जो भैया है पी 8 मिनट में 1 पृष्ठ, अच्छा इसको कितना टाइम लगता है, इसको टाइम लगता है 8 मिनट 1 पृष्ठ छापने में। क्यू को कितना टाइम लगता है 1 पृष्ठ छापने में, क्यू को लगता है मित्र 18 मिनट, आर को इसी तरीके से लगते हैं 24 मिनट। ये सब मिनट है। तो ये बताओ तीनों अगर मिलके काम करें तो 1 मिनट में कितना काम करेंगे। अरे अगर तीनों मिलके काम करें तो इसका हम पहले एलसीएम ले लें, वो होगा हमारा टोटल काम। तो 72 एलसीएम हो जाएगा, 24 × 72 3 बार में, 18 × 72 4 बार में, और 8 × 9 72 9 बार में। अरे कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत नहीं मित्र। 9 × 4 13 और 3 16 काम करेंगे तीनों मिलकर। ये हुआ 16 हुआ कि नहीं हुआ भाई, ये सब ऐड करके 16 हुआ। अरे तीनों 1 मिनट में 16 काम करेंगे, काम कितना करवाना है 72, 72 यूनिट वर्क है भाई। इनके अकॉर्डिंग, टाइम एंड वर्क के अकॉर्डिंग ये यूनिट वर्क हो जाता है। ये काम करते कितना है, करते हैं पी करता है 9 यूनिट, क्यू करता है 4 यूनिट और आर करता है 3 यूनिट। सब मिलकर, तीनों बंदे मिलकर करते हैं काम 16 यूनिट। हमको करवाना कितना है 72 यूनिट भाई। काम कितना 72 यूनिट हमको करवाना है। किससे करवाना है, कौन कितना काम करेगा, सब जोड़ के 16 यूनिट काम करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमको कितना यूनिट काम करवाना है या कितने पेज टाइप करवाना है, 368। कितना यूनिट काम करवाना है, 368 यूनिट हमको काम करवाना है। हमको वही काम निकाल लेना है। अच्छा, अब हमको ऑप्शन सब दे रखे हैं इन्होंने घंटे में, तो हम इसको घंटे में बनाने के लिए, यहाँ से बात हो रही है मिनट में, तो हमको घंटे में बनाने के लिए 60 से करना पड़ेगा भाग। अरे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन है यार मित्र। अब इसको आराम से लो काट पीट, बस हो जाएगा क्वेश्चन खत्म। 12 × 5 = 60 और 12 × 6 = 72। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 8 × 4 = 32, 8 से कट जाएगा। 8 दूनी 16 दूनी 32, 16 से ही कट जाएगा। 16 दूनी 32 बचा 4, 16 × 3 = 48। 6 × 23/5, 6 और 23 की गुणा मित्र, 6 × 3 = 18, हासिल 1, 6 दूनी 12 अब 1 13, 138/5। 5 से 138 को काटो। ऐसे ऑप्शन दे रहे हैं क्या, पॉइंट में दे रहा है देखो। 5 दूनी 10 बराबर मित्र काट के आएगा 5 दूनी 10 और 5 × 7 = 35, 5 × 6 = 30, 0.6 27.6 घंटा मित्र लगेगा। जो हमारा और आपका ऑप्शन कौन सा दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है 2 वाला। अरे कुछ था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। एक बार देखो, चरस ऐसे और बताते हैं आपको। 8 मिनट में पी करता है, क्यू 18 मिनट में और आर 24 मिनट में। ये सब एक पेज छाप सकते हैं क्या, पी 8 मिनट में 1 पेज छाप सकता है, क्यू 18 मिनट में 1 पेज छाप सकता है, आर 24 मिनट में 1 पेज छाप सकता है। तो तीनों से हमने काम करवाया,
मान लिया 72 यूनिट काम था, मान लिया 72 यूनिट काम था, कैसे मान लिया, एलसीएम लेके हमने मान लिया। तो ये भैया 1 मिनट में 9 यूनिट काम कर पाएगा, 8 9 72, 18 चकू 72 4 यूनिट काम कर पाएगा क्यू, 24 तिया 72 3 यूनिट काम कर पाएगा आर 1 मिनट में। तो 1 मिनट में काम कितना हुआ, 72/16। हमको काम करवाना कितना है, काम हमको करवाना है 368, बस काट पीट लिए, घंटा बना लिए, 27.6 आंसर आएगा घंटे में। ठीक, दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको। देखो मित्र अगला क्वेश्चन है ज्योमेट्री से, छोटा सा क्वेश्चन देखो। किसी त्रिभुज ABC में कोण B 60 अंश, कोण C 40 अंश है। यदि AD तथा AE कोण A के आंतरिक समद्विभाजक हैं तथा BC पर लंब हैं, तो DAE का मान ज्ञात करें। कोण DAE का मान ज्ञात करें। त्रिभुज है ABC, अरे होगा कोई त्रिभुज मित्र, ABC मान लिया जाए, ये ही है ABC। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कोण B 60 और कोण C 40। B भैया है ये 60, मान लिया 60, ये कोण है 40, मान लिया 40। उसके बाद यदि AD तथा AE कोण A के आंतरिक समद्विभाजक हैं तथा BC पर लंब है। अरे एक भैया लंब होगा जो सीधा होगा, और आंतरिक समद्विभाजक हल्का तिरछा होके ऐसे आएगा, कोण का बिल्कुल आधा होके हल्का तिरछा होके ऐसे आएगा। यहाँ तक बात समझ आई। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, यदि AD तथा AE कोण A के आंतरिक समद्विभाजक तथा BC पर लंब है। BC पर लंब कौन है मित्र, BC पर लंब है E, और ये है AD। AD जो है पहले बोल रहा है AD आंतरिक समद्विभाजक है तथा BC पर लंब है AE BC पर लंब है, ये है मित्र लंब। ठीक, ये बनाएगा 90। ओके मित्र। उसके बाद कोण DAE का मान ज्ञात करें। DAE मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है, छोटा वाला कोण, अंदर वाला कोण, इन दोनों के अंदर वाला कोण। समझ रहे हैं बात को। इसको निकालने का एक तरीका होता है, बहुत छोटा सा तरीका होता है, सबको पता है क्या होता है। अरे इन दोनों कोणों का अंतर बटे 2 होता है, इसका मान आ जाता है। देखो कैसे, अगर ये तरीका आपको नहीं पता है तब भी आ जाएगा मान। दोनों तरीके बता देंगे आपको। देखो पहले हम कह सकते हैं कोण B माइनस कोण C बटे 2। जो कोण B की वैल्यू क्या है 60 है, माइनस कोण C की वैल्यू क्या है 40 है, बटे 2 करेंगे तो मित्र क्या आ जाएगा 60 40 मतलब 20/2। यहाँ से कट जाएगा मित्र, ये आ जाएगा 10 अंश। ये हो गया हमारा आपका आंसर। बात समझ आई। ऑप्शन बता देना आपको कौन सा है। ऑप्शन है मित्र B। ठीक, उसके अलावा बताओ तो बता दें कैसे निकाला जाता है। ठीक, या फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्त अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर एक साइकिल बेचता है जो लागत मूल्य से 30% अधिक है। यदि वह छूट प्रदान करता है और उसके अंकित मूल्य से ₹150 कम में बेचता है, फिर भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो दी गई छूट का प्रतिशत क्या होगा। अरे भैया वो कोई चीज़ 100 रुपये की है जिसको वो बेच देता है कितने में, 30% लाभ लेके बेचेगा 130 रुपये में। यह 100% की चीज़ है तो बेचेगा 130% में। 100% की चीज़ है तो उसको बेचेगा 130% में, तभी तो 30% लाभ कमाया है। उसके बाद कह रहा है यदि वह छूट प्रदान करता है और उसे अंकित मूल्य से ₹150 कम में बेचता है, फिर भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो दी गई छूट का प्रतिशत क्या होगा। अगर भैया 120% मतलब 20 उसको 20% फायदा हो रहा है तो कितने की बेचेगा, 120% की बेचेगा। बात समझो, यहीं से 150 रुपये हमको मतलब ही नहीं, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो कैसे, कितना परसेंट भैया फायदा हो रहा है पहले ये बताओ। 30% प्रॉफिट ले रहा है तो 130% हो गया, लेकिन वो 150 रुपये की छूट दे रहा है और वो प्रॉफिट उसको तब हो रहा है 20%, यानी कि 120% ही बेच रहा है। बात नहीं समझ आई।
अरे 130% बराबर वो 100 रुपये की बेच रहा है, अगर रुपये भी मान लें या 100% ही मान लें, 130% की वैल्यू है 100%, तो 120% की वैल्यू कितनी होगी? यही तो हमको वैल्यू चाहिए। नहीं समझ आई बात? छूट का प्रतिशत क्या है, तो कितनी उसने छूट दी, यानी कि कितना उसने कम रुपए किया होगा, कितना परसेंटेज वैल्यू कम की होगी कि ये वैल्यू आ गई होगी। अरे 130 बराबर 100 के है तो 120 बराबर कितने के नहीं निकाल पाएंगे? 130 बराबर 100 के तो 120 बराबर 120 बराबर कितनी, तो एक बराबर निकालेंगे तो 100 बटे 130 आ जाएगा, और 120 बराबर निकालेंगे तो गुणे में 120 हो जाएगा। इसी को मित्र काट पीट लो, यहाँ पे वैल्यू रख लो, उतना माइनस कर दो, जो माइनस करोगे वही वैल्यू होगी। देखो कैसे, 0 से 0 काट देंगे, ये बचेगी हमारी 1200 बटे 13। 1200 बटे 13 को हम जब काटेंगे तो ये पॉइंट में कुछ आएगा, वही पॉइंट में जो वैल्यू आएगी उसको हम 100 से माइनस करेंगे, और जो वैल्यू घटेगी वही तो हमारी आपकी आंसर होगी। देखो कैसे, 13 से 1200 को काटेंगे तो 13 नमा 117, पहले तो 9 बार गया, बचा 3 हो गया 30, 13 दूनी 26, लगाया दशमलव, इधर बचा 4, उधर बढ़ाया 0 हो गया 40, 13 तिया 39, बचा 1, नहीं जाएगा तो इधर बढ़ाएंगे 0, उधर हो जाएगा 100, और 13 सते 91, यानी कि हम कह सकते हैं 92.307, या इसको हम लिख सकते हैं 92.31। 7 के आगे कुछ और भी तो वैल्यू आएगी, उसको हम ना लिख के 31 लिख सकते हैं आराम से। अरे बिल्कुल लिख सकते हैं, अगर ये समझ नहीं आ रहा हम दूसरा इसका मेथड बताएंगे, आपको परेशान नहीं होना बिल्कुल। 92.31 हमारी वैल्यू, यानी कि अब उसको बेचेगा वो 92.31 में। अब वो चीज़ कितने की हुई? 92.31 रुपये की चीज़ हुई, तो उसने कितनी छूट दी? अरे उसने छूट दी 7.69, 7.69% की। बात समझ आई? अरे नहीं समझ आई, हम समझा रहे हैं। 100% की कोई चीज़ होगी, पहले उस पर 30% प्रॉफिट लेगा, 130% की हो जाएगी। फिर कह रहा है कि अगर वो प्रॉफिट कम ले, यानी कि 150 रुपये कम में बेचे, तो उसको प्रॉफिट होगा 20%, यानी कि 120% की बेचेगा वो। तो अगर भैया 130 बराबर 100% के है तो 120 बराबर कितने का होगा? क्योंकि हमको 120 की वैल्यू चाहिए, तो 120 बराबर कितने की होगी? 120 बराबर होगी वो 92.307 की। यहाँ से हम 120 बराबर ही तो वैल्यू निकाले हैं, 120 की ही वैल्यू तो ये निकल के आई 92.307, या 92.31 हम 31 लिख सकते हैं, 92.31 लिख सकते हैं। उसने छूट दी 7.69% की। 100 से कितना कम? 92.31, 7.69%। तो इसी की, यही तो हमारा और आपका हमको आंसर चाहिए था, कितनी उन्हें छूट दी। या इसके अलावा आपको हम दूसरा मेथड बता रहे हैं, ठीक। जो हमारा और आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है मित्र ए, 7.69%। दूसरा मेथड आपको बता रहे हैं, ठीक। अगर ये नहीं समझ आया तो हम दूसरा मेथड बता रहे हैं आपको। देखो मित्र, दूसरा मेथड समझो। कोई चीज़ 100 रुपये की है, उसको उसने बेचा है 30% लाभ लेके 130 रुपये में। भाई 100 रुपये की चीज़ है, 30% लाभ लेगा तो 130 रुपये बेचेगा। लेकिन वो 150 रुपये अगर कम कर रहा है, ये मान लो कोई 100 यूनिट है तो 130 यूनिट की बेचेगा 30% प्रॉफिट लेके। फिर 150 रुपये अगर कम कर रहा है तो वो 20% ही लाभ पा रहा है। मतलब क्या हुआ? मतलब अब वो पा रहा है लाभ कितना? 120 का, यानी कि 130 के बजाय वो पा रहा है 120 का। मतलब कुछ समझ आई बात? भाई 150 रुपये की वजह से ही तो 10% का वो घाटा कर रहा है अपना। भाई 130 की चीज़ है, लेकिन वो अब बेच उसमें कितने में रहा है? 120 में बेच रहा है। बात यहीं पे अब आके अटक गई है मित्र, कि वो 130 रुपये की चीज़ है, 120 की बेच रहा है। क्यों? क्योंकि वो 150 रुपये का खा रहा है लॉस। 130 की है, 120 में बेच रहा है। यहीं पे बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रहा है? जो हम समझाना चाह रहे हैं वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई 100 रुपये की चीज़ लेके आया, जो 100% की थी 130% में बेचा, लेकिन वो 150 रुपये कम किया तो 120% की ही बेच पाया, क्योंकि 20% लाभ कमाया उसने। यानी कि 130% की बजाय अब उसको मिल रहा है 120%। अगर इसको हम परसेंटेज वैल्यू मान लें तो 130% की बजाय ही 120% की वैल्यू पा रहा है वो।
कितना परसेंट का लॉस उठा रहा है? लॉस हम कहेंगे भैया 10% का उठा रहा है। किस चीज़ पे? 130% की चीज़ थी कि नहीं थी? 130% की चीज़ थी। अच्छा, परसेंटेज को हटाएंगे, या 10/130 रखेंगे, ये भी परसेंटेज है, ये भी 130% की चीज़। इस परसेंटेज को हटाओ और इसको परसेंटेज में निकालने के लिए हम 100 से करेंगे गुणा। ये 0 से 0 कटेगा, बचा हमारा आपका 100/13, और 100/13 को जो हम काटेंगे तो ये हमारा कटपीट के हो जाएगा 7.69। अरे बिल्कुल हो जाएगा 7.69% हमारी आ जाएगी वैल्यू। बात आप समझ आ रही नहीं आ रही बताओ भाई? 130% की है लेकिन वो घाटा खा रहा है, 120% बेच रहा है। कितना घाटा खा रहा है? 10% का घाटा खा रहा है। खाएगा घाटा किस पे? 130% वाले पे। 10/130% लिए 100। बात समझ आई? काट पीट लेंगे, 7.69% वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो मित्र, अगला क्वेश्चन है, एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जियां 20% लाभ पर बेचता है। बेचते समय वह गलत भार का प्रयोग करता है जो वास्तविक भार से 10% कम निकलता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? भैया कोई चीज़ है वो 20% लाभ पर बेचता है। अगर कोई चीज़ 100 है, 100% की चीज़ है, मतलब उसका CP 100 है, तो उस पर 20% लाभ लेगा तो वो बेचेगा 120% की। कोई चीज़ 100 रुपये की है, 20% लाभ लेगा तो 120 रुपये की बेचेगा। लेकिन कह रहा जो 100 रुपये की चीज़ है, जो वस्तु है, जो ये वस्तु है, इसको कह रहा है मित्र वो 10% कम तौलता है। 10% कम तौलेगा तो कितनी तौलेगा? तब भैया तौलेगा वो 90%। अरे 10% कम तौलेगा तो 90% ही तौलेगा। अब ये बताओ, अब मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि 90 रुपये की चीज़ है जो उसको दे रहा है 120 रुपये में। 90% की चीज़ जो है उसको बेच रहा है 120% में। कितना लाभ कमा रहा है? तो हम कहेंगे 90 से 120 में वो लाभ कमा रहा है 30 रुपये का। अच्छा, लाभ कमा किस पे रहा है? किस चीज़ पे कमा रहा है? 90 पे ही तो कमा रहा है। 90 की ही तो चीज़ है। 30/90 परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे। 30 से काटेंगे, 3 बार में कटेगा और ये वैल्यू बचेगी 100/3। 100/3 को हम लिखते हैं 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%, या लिख लो मित्र 33.33%। कोई बात इसमें? अरे कोई बात नहीं, या केवल 100/3% लिखा रहा है। तो डिपेंड योर ऑप्शन। तो ऑप्शन मित्र दे रहा है C 33.33%, तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा ये वाला। बात समझे? देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक और देखो मित्र, मजेदार क्वेश्चन। एक द्वि इंजन वाली नाव अनुप्रवाह में 95 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। अनुप्रवाह में मतलब धारा की दिशा में से बोलते हैं। 5 घंटे में तय करती है। बाद में नाव के एक इंजन में खराबी आ गई एवं उस नाव के ऊर्ध्व प्रवाह में वह दूरी 19 घंटे में तय की। ऊर्ध्व प्रवाह में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, धारा की अपोजिट डायरेक्शन में। नाव की शांत जल में चाल कितने प्रतिशत कम हुई? धारा की चाल समान रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। देखो मित्र, जब धारा की दिशा में जाती है तो उसको 5 घंटे लगते हैं 95 किलोमीटर दूरी तय करने में। जब इधर अगर बह रहा पानी, इधर साइड ही जाती है, अगर इधर पानी बह रहा है इधर साइड ही जाता है, नाव या स्टीमर जो भी हो, नाव ही है 2 इंजन वाली भैया, 2 इंजन उसमें ठुसे हुए हैं, तो वो 5 घंटे में डिस्टेंस कवर करती है मित्र कितनी? अरे भैया कहेंगे कवर करती है 95 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितनी जाएगी? या हम यहाँ से इसकी चाल निकाल लें। अरे 1 घंटे में जितनी जाएगी उतनी ही तो चाल होगी। तो 1 घंटे में कितनी जाएगी मित्र? तो हम कहेंगे 5 से काट देंगे 19 किलोमीटर। अरे 19 किलोमीटर जाएगी 1 घंटे में, या इसकी चाल हुई 19 किलोमीटर प्रति घंटा। 19 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही बात तो एक ही बात। अच्छा, उसके बाद कह रहा जब वो विपरीत दिशा में जाती है, जब इधर साइड में आती है भैया, धारा इधर को जा रही है, चल इधर को रही है, धारा उधर को जा रही है और नाव इधर को आ रही है, मतलब समझ रहे हैं बात, उल्टी दिशा में आ रही है, तब उसको लगते हैं 19 घंटे उसी दूरी को तय करने में। किस दूरी को? 95 किलोमीटर दूरी को। ओके मित्र, 19 × 95। अब हम कह सकते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। समझ रहे हैं बात को? अरे जब इधर जा रही है तो 19 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, जब इधर आ रही है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। क्वेश्चन में एक बात और कह रहा है कि लास्ट लाइन में देखो, धारा की चाल समान रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा ये बताओ मित्र,
जब पानी इधर साइड में बह रहा होगा, उधरी साइड नाव भी जा रही होगी, तो पानी भी अपना साथ में बहाव दे रहा होगा, धक्का दिला रहा होगा। यानी कि ये चाल एक्चुअल में कितनी होगी? एक्चुअल में चाल होगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि भाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा पानी की चाल है ना, पानी तो साथ में बहा रहा होगा उसको 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इधर पानी खींच रहा होगा, तो ये एक्चुअल में चाल कितनी होगी? ये होगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। होगी कि नहीं होगी मित्र? अरे 4 पानी उधर भाग रहा है, लेकिन हम चल रहे होंगे 9 की स्पीड से इधर, तभी तो 5 की स्पीड से एक्चुअल में आप आ रहे हैं। यानी कि उसकी एक्चुअल चाल कितनी है? वास्तविक चाल कितनी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर वास्तविक चाल कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि इंजन की खराबी की वजह से कितना स्पीड कम हुई? अरे इंजन की खराबी से स्पीड कम हुई भैया, 15 थी, 9 बची, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड खत्म हुई। किसकी वजह से? इंजन की खराबी की वजह से। एक्चुअल चाल कितनी थी? वास्तविक चाल, उसकी प्राथमिक चाल कितनी थी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना परसेंटेज का भैया लॉस हुआ? परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो भैया ये लॉस हुआ। 5 से काटोगे, 5 तियाँ 15, 5 20 हाइम 100, 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, 2 और 20 की गुणा 40% का भैया हुआ लॉस। ठीक, यही हमारा और आपका हो गया आंसर। जो हमारा ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है। बात समझ आई? दिखाते हैं फिर आपको अगला क्वेश्चन। देखो मित्र, अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी ने 3 प्रकार का गेहूं 4:5:3 के अनुपात में खरीदा तथा सभी प्रकार के गेहूं को मिलाकर 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। यदि पहले तथा दूसरे प्रकार के गेहूं का विक्रय मूल्य क्रमशः 10 रुपये तथा 11 रुपये प्रति किलोग्राम हो, तो तीसरे प्रकार के गेहूं का विक्रय मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? छोटा सवाल है, आसान सा सवाल है, कर लेंगे आप लोग। चलो बता ही देते हैं। देखो मित्र, 4:5:3 के अनुपात में है भैया गेहूं जो उसने खरीदे हैं, 4:5:3 के अनुपात में है। ठीक, इनको सबको उसने 12 रुपये में बेच दिया। कितना? अच्छा मान लिया जाए अगर ये 4 किलो है, 5 किलो है, 3 किलो, तो टोटल कितना किलो गेहूँ है? तो टोटल होगा 12 किलो गेहूँ। अरे होगा कि नहीं? अगर इसको हम केजी में मान लें इन सबको, तो कितना किलो गेहूँ होगा भैया? 5 4 9 3 12 किलो गेहूँ होगा। अब 12 किलो गेहूँ को उसने बेच दिया है 12 रुपये में सबको, तो कितने का हुआ भैया? तो 144 रुपये का होगा। अरे 144 रुपये का होगा, 12 रुपये में बेच दिया है, तो 12 किलो गेहूँ 12 रुपये में 144 रुपये का होगा। उसके बाद कह रहा है कि क्या कह रहा है? यदि पहले था दूसरे प्रकार के गेहूं का विक्रय मूल्य क्रमशः 10 रुपये तथा 11 रुपये प्रति किलोग्राम है। पहले प्रकार का इसका भैया कितना है? 10 रुपये, और दूसरे प्रकार का मतलब 5 किलो वाले का इसका है भैया 11 रुपये प्रति किलोग्राम। तो ये कितने का होगा? ये भैया 10 चक्कू 40 का होगा, ये 11 5 55 रुपये का होगा। अरे होगा कि नहीं होगा भाई? अरे बिल्कुल होगा भैया। उसने भैया 12 किलो गेहूं को 12 रुपये में बेच दिया है टोटल, तो उसको 144 रुपये मिले। लेकिन उसने क्या किया? पहले वाले भाग को 10 रुपये में बेचा, दूसरे वाले भाग को उसने 11 रुपये में बेचा, तो उसने कितने रुपए कमाए? इसने 40 कमाए, इधर 55 रुपये कमाए। टोटल ओवरऑल कितने रुपए कमाए? तो भैया हम कहेंगे 95 रुपये कमाए। कमाने उसको कितने चाहिए? 144, लेकिन उसने कमाए 95। कितने कम कमाए? तो भैया 144 195, तो कितने कम कमाए? अरे तो हम कहेंगे 49 रुपये कम कमाए। अगर 49 रुपये और मिले होते तो 144 रुपये हो जाते। ये किसकी वजह से कम कमाए? ये जो 3 यूनिट गेहूँ था, 3 किलो गेहूँ था, उसकी वजह से कम कमाए। तो उसने पूछा कि 3 किलो गेहूँ उसने कितने रुपये में बेचा? कितने रुपये में बेचा भैया? 49 रुपये का 3 किलो गेहूँ, तो कितने रुपये पड़ा? अरे तो भैया ये पड़ा 16 3 48 16 सही 1/3 रुपये का, 3 रुपये प्रति किलो। क्वेश्चन में क्या पूछा था वो डिपेंड करता है। देखो क्या पूछा था? अरे यही पूछा था मित्र, तीसरे प्रकार के गेहूं का विक्रय मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? अरे तो ऑप्शन नंबर 3 दिया है 16 सही 1/3 रुपया। समझ आई बात? दिखाते हैं आपको अगला क्वेश्चन और ठीक ठाक क्वेश्चन। देखो मित्र, अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी में 17 डिब्बे हैं जिसमें से प्रत्येक 12 मीटर लंबा तथा इंजन 16 मीटर लंबा है। 17 डिब्बे हैं मित्र, जिसमें से हर डिब्बा जो है 12 मीटर लंबा है
उसके अलावा एक एक्स्ट्रा इंजन लगा हुआ है जो 16 मीटर लंबा है। उसके अलावा दूसरी बात कह रहा है कि एक मालगाड़ी में 87 डिब्बे हैं जिसमें प्रत्येक 5 मीटर लंबा तथा इंजन 15 मीटर लंबा है। मालगाड़ी स्टेशन पर खड़ी है तथा उस स्टेशन के ठीक बाद एक 230 मीटर लंबा सुरंग है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हुई एक रेलगाड़ी कितने समय में उस मालगाड़ी तथा सुरंग को पार कर जाएगी? मालगाड़ी और सुरंग दोनों को पार कर जाएगी। देखो मित्र, एक रेलगाड़ी में 17 डिब्बे हैं जिसमें प्रत्येक 12 मीटर लंबा। भैया है एक मालगाड़ी, क्या है? माल है, मालगाड़ी जिसमें 17 न मालगाड़ी तो है, उसके पहले एक रेलगाड़ी भी तो है मित्र। क्या है मित्र? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में 17 डिब्बे हैं जिसमें प्रत्येक 12 मीटर लंबा। रेलगाड़ी में जो है 17 डिब्बे हैं, प्रत्येक 12 मीटर लंबा है, और प्लस भैया एक इंजन लगा हुआ है जिसकी लंबाई है 16 मीटर। अरे बात समझ आ रही कि नहीं? ये इंजन की ट्रेन की लंबाई नहीं आ जाएगी? अरे हर डिब्बे की लंबाई 17 डिब्बे हैं, हर डिब्बे की लंबाई 12 मीटर है, प्लस इंजन 16 मीटर का लगा हुआ है, तो ये लंबाई किसकी आ जाएगी? ट्रेन की लंबाई नहीं आ जाएगी। ट्रेन कितनी लंबी है? अरे बिल्कुल आ जाएगी। तो ट्रेन कितनी लंबी है? तो हम भैया कहेंगे ट्रेन लंबी है 12 सत्ते 84, हासिल 8, 12 एकन 12 और 8 20, 204 और प्लस 16 ये और ऐड करेंगे। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मित्र 220 मीटर। अरे ट्रेन की लंबाई कितनी है? 220 मीटर लंबाई है ट्रेन की, ठीक। उसके अलावा जो मालगाड़ी है भैया, अब मालगाड़ी की बात कर रहा है। मालगाड़ी में देखो क्या बता रहा है, 87 डिब्बे हैं जिसमें प्रत्येक 5 मीटर लंबा। 87 डिब्बे हैं मित्र जिसमें प्रत्येक 5 मीटर लंबा, अब प्लस इसके साथ में एक इंजन और लगा है जिसकी लंबाई है 15 मीटर। इंजन की लंबाई 15 मीटर। अरे ये मालगाड़ी की लंबाई नहीं आ जाएगी? अरे भाई बिल्कुल आ जाएगी भाई। तो भैया मालगाड़ी की लंबाई कितनी हुई? अरे हम कहेंगे 5 सत्ते 35, 5 8 40 और 3 43, अब प्लस 15 मीटर ये 15 मीटर ये जोड़ देंगे भैया तो हो जाएगा 450 मीटर। बात समझ आई? 450 मीटर। 87 गुणे 5 435 और प्लस 15 450 मीटर। फिर उसके बाद कह रहा है मालगाड़ी स्टेशन पर खड़ी है तथा उस स्टेशन के ठीक बाद एक 220 मीटर लंबा सुरंग है। एक भैया यहाँ से यहाँ तक होगा क्या? अरे सुरंग होगा। सुरंग जानते हो, माइन बोला जाता है इसको। कितना? 230 मीटर। उसके बाद कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हुई वह रेलगाड़ी कितने समय में उस मालगाड़ी तथा सुरंग को पार कर जाएगी? इसके साथ में भैया मालगाड़ी भी खड़ी है, चाहे इधर हो चाहे उधर भी, डिपेंड करते हैं कहाँ खड़ी है। मालगाड़ी स्टेशन पर खड़ी है तथा उस स्टेशन के ठीक बाद मालगाड़ी भैया स्टेशन पे खड़ी है। ये है स्टेशन, ये है क्या? अरे स्टेशन है, इस पे मालगाड़ी खड़ी है। मालगाड़ी मतलब खड़ी है। मालगाड़ी की लंबाई कितनी है? अरे मान लिया जाए यार मालगाड़ी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, तो मालगाड़ी कितनी है भैया? मालगाड़ी की लंबाई कितनी है? मालगाड़ी की लंबाई है 450 मीटर। 450 मीटर मान लिया जाए। मालगाड़ी भाई अगर कोई ट्रेन यहाँ से, मान लो ये ट्रेन है, जैसे मान लिया जाए ये ट्रेन है, ये ट्रेन यहाँ से गुजरेगी तो अपनी लंबाई तो कवर करेगी जब यहाँ से निकलेगी। ये ट्रेन यहाँ पे आ जाए तो ये पूरी डिस्टेंस कवर कर लेगी, यानी खुद की भी डिस्टेंस तो उसमें इंक्लूड करेगी ट्रेन। नहीं बात समझ आई? अरे इतनी तो ट्रेन दूरी चलेगी ही। इंजन मान लो यहाँ पे है अगर, तो उस इंजन को कहाँ पे आना पड़ेगा? उस इंजन को आना पड़ेगा यहाँ पे, तभी तो पूरा ये सिस्टम कवर कर पाएगा यहाँ तक। अरे इंजन अगर यहाँ पे है मित्र तो उसको कहाँ पे आना पड़ेगा? यहाँ तक आना पड़ेगा। यानी कि इंजन यहाँ पे है, यहाँ से चलेगी ट्रेन, यहाँ तक चलेगी, फिर उसके बाद इतनी और चलेगी, अपनी ट्रेन लंबाई के बराबर चलेगी। तो रेल कितनी लंबी है? रेल है 220 मीटर लंबी, यानी कि उसको इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। कितना? 450 प्लस 230 प्लस 220, ये कितना हो गया? 230 और 220 हो गया 450, और 450 हो गया मित्र 900 मीटर। अच्छा 900 मीटर हमको कवर करना है। टाइम ही पूछ रहा है वो। चाल कितनी दे रखा है? चाल दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से कर देंगे मित्र गुणा
18 चक्कू 72 और 4 पंचे 20, 20 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 45 बार में। तो ट्रेन भैया कितनी देर में पार कर जाएगी? t बराबर 45 सेकंड आ गया। क्या यही आंसर दे रहे हैं? ऑप्शन हमारा आपका ऑप्शन 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 चौथा ऑप्शन, 45 सेकंड उसको टाइम लगेगा ये सब झंझट पार करने में। समझा दे रहे हैं एक बार और ऐसे बस हल्का फुल्का। रेल की लंबाई निकाल लेंगे यहाँ से भाई, 17 डिब्बे हैं और हर डिब्बे की लंबाई 12 मीटर है, प्लस उसमें 16 मीटर का इंजन लगा है। ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई? 220 मीटर हो गई। मालगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई? 87 डिब्बे हैं, हर डिब्बे की लंबाई 5 मीटर है और इंजन की लंबाई उसमें इंक्लूड है जो भैया 15 मीटर है। टोटल हमारी ट्रेन मालगाड़ी हो गई 450 मीटर की। अब हमको क्या कवर करवाना है कि स्टेशन पे खड़ी है मालगाड़ी, मालगाड़ी मतलब 450 मीटर लंबाई की। उसके बाद सुरंग है, सुरंग की लंबाई मतलब 230 मीटर जो क्वेश्चन में दे रखा है। और भैया पार करेगी अपनी रेल, रेल की लंबाई कितनी? 220 मीटर। सबको ऐड कर देंगे, दूरी हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक तो होगा, क्योंकि ट्रेन जब पार करेगी तब उसका इंजन यहाँ पे आएगा तभी तो पार कर पाएगी। अरे इंजन अगर यहाँ पर रहेगा तो ट्रेन तो पीछे ही रहेगी, कहाँ पार कर पाएगी? तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? ये जोड़ लेंगे हो जाएगी मित्र 900। चाल दे रखी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, काट पीट लेंगे बस 45 सेकंड, आंसर आ जाएगा। समझ आ रही, मज़ा आ रही है कि नहीं? अरे अगर मज़ा आ रही है तो बोलो हाँ, पान सिंह तोमर की तरह हाँ बुलवाएंगे, गन रखेंगे खोपड़ी पे। समझ आई बात? फिर मिलते हैं कल आपको, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद आपका अंत तक वीडियो देखने के लिए। ठीक, मिलते हैं कल।